नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है स्वतंत्रता। ठीक है, इस चैप्टर से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद बना रहा हूँ मैं। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा है, उसके बाद मैंने देखा कि भाई हाँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब जाके मैंने इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है। इसके अलावा इस चैप्टर के ऊपर मैंने आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। दोनों ही वीडियो एनिमेशन के माध्यम से समझाया गया है। आपको दोनों ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर किया गया है एनिमेशन के माध्यम से। तो दोनों ही वीडियो को एक बार आप जरूर देख लें, ताकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा है आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को भी देख लेते तो जितने भी क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अर्थ। आपको स्वतंत्रता का अर्थ बताना है। स्वतंत्रता होता क्या है? देखिए, स्वतंत्रता को एक तरीके से हम प्रतिबंधों और सीमाओं के अभाव के रूप में परिभाषित करते हैं कि भाई आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा है, आपके ऊपर किसी प्रकार की सीमाएं नहीं लगाई गई है, तो आप क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन एक सवाल बच्चों के मन में आता है कि भाई जब प्रतिबंध नहीं लगा है हमारे ऊपर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी का मर्डर कर दे या किसी के साथ कुछ भी कर दे। तो ऐसा नहीं है, कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आपको स्वतंत्रता की परिभाषा देनी है तो आप सिंपल सा बता दें, स्वतंत्रता मतलब प्रतिबंधों तथा सीमाओं का अभाव स्वतंत्रता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भाई नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, या इसको हम बोलते हैं भाई स्वतंत्रता के 2 आयाम कौन से हैं। ठीक है, 2 टाइप से यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो भाई नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में आपको अंतर पूछ सकते हैं। इसके अलावा पूछ सकते हैं भाई स्वतंत्रता के 2 आयाम बताइए। ठीक है, यहाँ पे नीचे हमने इसका आंसर भी लिख दिया है। नकारात्मक स्वतंत्रता होता है क्या है, इसमें वैसे एक एक पॉइंट ही लिखा गया है, मैं आपको और एक एक पॉइंट अलग से बता दूंगा। नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है कि आपके स्वतंत्रता के ऊपर ना किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा होता। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि भाई नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होगा, आपके स्वतंत्रता के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। आपके मन में जो आता है आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जो विचारधारा थी ना, इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर दे। ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता की जो विचारधारा थी लगभग 18वीं 19वीं सदी में थी। ठीक है, 18वीं से 19वीं सदी है, उससे पहले के समय काल में नकारात्मक स्वतंत्रता की विचारधारा चलती थी, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति है, या फिर जैसे आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, या फिर आप किसी तानाशाही की बात कर सकते हैं, जो उसके मन में जो आता था वो कर सकता था, है ना। दूसरी तरफ सकारात्मक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है कि आपके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। आपके स्वतंत्रता के ऊपर क्या होगा, प्रतिबंध लगा होगा। मतलब प्रतिबंध का अभाव नहीं होगा, बल्कि प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है ना, कुछ हद तक प्रतिबंध लगाया जाएगा कि आप भाई किसी भी काम को किस हद में रह के कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सकारात्मक स्वतंत्रता की जो विचारधारा है लगभग 18वीं 19वीं सदी के बाद, मतलब वर्तमान समय की हम कह सकते हैं कि भाई ये भी जो विचारधारा है, सकारात्मक स्वतंत्रता की जो विचारधारा है वो वर्तमान समय की विचारधारा है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप इसमें ऐड कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो 2 आप नकारात्मक के पॉइंट बता दिए और 2 आप सकारात्मक के बता दिए, 4 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको 2 स्वतंत्रता के प्रकार है, इसमें से सबसे पहले आपको राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब बताना है, उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब आपको बताना है। देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता होता क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि राज्य के कामकाज में आप भाग लेने के अधिकारी होंगे, है ना। राज्य का जो भी कामकाज चल रहा है, किस तरीके से राज्य की शासन व्यवस्था चलेगी, वो सभी फैसले लेने के कहीं ना कहीं आप हकदार होंगे, जिसमें आपको मत डालने का अधिकार दिया जाएगा, आप राजनीतिक दल बना सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सब किस में आ जाते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं आप राज्य के काम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता क्या है, एक तरीके से आपके जीविका से संबंधित होता है, जिससे कैसे आप अपनी जीविका चला सकते हैं, आपका जीवन यापन कैसे चलेगा। तो जीविका के समान अवसर मिले आपको, है ना। इसके अलावा नागरिकों को बेरोजगारी तथा भूख से मुक्ति दिलाए सरकार। इसके अलावा काम करने का निश्चित समय निश्चित हो। ठीक है, इसके अलावा आपको न्यूनतम वेतन, जो सही वेतन आपके काम का होना चाहिए, वो आपको मिले। तो ये आर्थिक स्वतंत्रता में आ जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता क्या है? देखिए दोस्तों, अभिव्यक्ति यानी कि अपनी बातों को रखने, अपनी बात को व्यक्त करने का ही अधिकार क्या है,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। मतलब कि आप अपनी बात को, अपने विचार को सरकार के सामने या लोगों के सामने किसी भी माध्यम से, लिखित माध्यम से या फिर आप अपनी बोली के माध्यम से रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसमें लिखा भी गया है कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय, यहाँ पे लाइन सही से वैसे लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात व विचार रखने की स्वतंत्रता होती है ना, पर वह व्यक्ति के विचारों बातों से किसी जाति या धर्म को ठेस ना पहुंचे। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी तो आपको दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बक दे, किसी के धर्म के बारे में, किसी के जाति के बारे में कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं है। आपको अपनी बातों पे, अपने शब्दों पे कुछ कंट्रोल रखना होगा। ऐसे सब नहीं बोलने होंगे जैसे कि किसी के जाति या धर्म को ठेस पहुंचे। ठीक है, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हानि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हानि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, या फिर यहाँ पे दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो हानि सिद्धांत दिया था ना, उसके बारे में बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हानि सिद्धांत क्या है। हानि सिद्धांत को जो मतलब ये सिद्धांत जो दिया था वो जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था। इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब खुद की आत्मरक्षा करनी हो। यानी कि अगर मेरे को विश्वास हो जाए कि भाई कोई व्यक्ति मेरे को हानि पहुंचाने वाला है, कोई व्यक्ति मेरा मर्डर करने वाला है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मतलब एक तरीके से कंप्लेन कर सकता हूँ, या फिर उसको मैं मतलब मेरे को शक हो गया, ऐसा नहीं है कि वो मेरा मर्डर कर देगा, शक हो गया कि भाई हाँ ये व्यक्ति मेरा मतलब मर्डर कर सकता है, तो मैं उसको क्या करवा सकता हूँ, जेल में बंद करवा सकता हूँ शक के आधार। ठीक है, कुछ समय के लिए उसको पुलिस क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। तो इसी को बोलते हैं हानि सिद्धांत, कि भाई कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या करता है, दूसरे की स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं सीमित कर देता है। यही क्या है, हानि सिद्धांत है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वराज शब्द का अर्थ बताइए। तो स्वराज का अर्थ आपको बताना है। देखिए दोस्तों, स्वराज का अर्थ होता है स्वयं का शासन, स्वयं का शासन या स्वयं का शासन। ठीक है, अब स्वराज एक तरीके से ऐसे संस्थाओं से मुक्ति है ना, जो क्या करता है, कहीं ना कहीं मनुष्य को मनुष्यता से दूर रखता है। मनुष्यता मतलब कि एक तरीके से आपको पता है कि भाई जो मतलब मनुष्य के ऊपर जो अत्याचार वगैरह होते हैं, या फिर आपको पता होगा जब ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बना रखा था, तो मनुष्यता जैसे जो सिद्धांत थे उस समय सब धूमिल हो गए थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई ये मनुष्य है और इनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वो सीधा क्या करते थे, छोटी मोटी गलतियों पे चाबुक से मारना, या फिर बंदूक से उनको या तोप के गोले से उड़ा देना, ऐसी सारी चीज़ें अंग्रेजों के राज्य में चला करती थी। ठीक है, तो स्वराज का अर्थ होता है स्वयं का शासन, और एक तरीके से स्वराज ऐसी संस्थाओं से मुक्ति है जो कहीं ना कहीं मनुष्य को मनुष्यता संबंधित विचार से वंचित रखता है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या समझते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी निजी व्यक्ति जो है ना उससे संबंधित होगा। कोई एक व्यक्ति है जिसकी स्वतंत्रता की हम यहाँ पे बात करें, तो निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता, जो भी आपके जीवन से जुड़ी जितनी भी फैसले हैं उन सभी में आप अपने हिसाब से जो भी विकल्प है, जो भी चयन है, आप कुछ कर सकते हैं। जीवन की सुरक्षा का अधिकार, ये भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आ जाता है। इसके अलावा विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब अभिव्यक्ति आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा आस्था की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति को मान सकते हैं, आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, आस्था रख सकते हैं आप, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आ जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे, ठीक है, इसमें 7 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्रता के 4 लक्षणों का वर्णन कीजिए। लक्षण यानी कि स्वतंत्रता की विशेषता आपको बतानी है। भाई स्वतंत्रता की विशेषता क्या होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखा है कि भाई स्वतंत्रता सभी व्यक्ति के लिए समान रूप से मिलती है। जो स्वतंत्रता है सभी व्यक्ति को क्या मिलता है, समान रूप से मिलता है। सभी के लिए क्या है, एक समान है। करने योग्य कार्य करने की शक्ति ही स्वतंत्रता है। जो भी आप काम को करने की योग्यता रखते हैं उसी काम को करना ही क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, स्वतंत्रता एक तरीके से नियंत्रण से मुक्ति ही नहीं दिलाती, बल्कि व्यक्ति के विकास के अवसर प्रदान करती है ना। बस आपको किसी प्रकार की जो आपके ऊपर जो नियंत्रण लगाया गया है, सिर्फ उसी से मुक्ति नहीं है, बल्कि एक तरीके से आपको विकास के अवसर भी प्रदान करता है ना। कुछ पॉइंट नीचे 2 पॉइंट और लिखे हुए हैं कि स्वतंत्रता समाज में मिल सकती है, समाज के बाहर नहीं। आप जिस समाज में रहते हैं उसी समाज में आपको स्वतंत्रता मिलती है ना। स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग अपने समाज के विरुद्ध नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, वैसे क्वेश्चन नंबर 9 हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 है जो सामाजिक प्रतिबंधों से क्या अभिप्राय है। जो समाज में आपके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया जाता है उससे आप क्या समझते हैं, क्या किसी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। तो जो भी प्रतिबंध आपके ऊपर कहीं ना कहीं लगा हुआ है, सामाजिक प्रतिबंध, वो आपके लिए क्या स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो सामाजिक प्रतिबंध सबसे पहले हम समझ लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग में आएगा, कम से कम 6 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो सामाजिक प्रतिबंध है क्या, देखिए सामाजिक प्रतिबंध का आशय है समूह या समुदाय या राज्य के व्यक्ति के चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, है ना। कोई भी आप क्या काम आप कर सकते हैं, क्या आप काम नहीं कर सकते हैं, इसी का चयन कहीं ना कहीं, इसी के ऊपर लगने वाला जो प्रतिबंध है वो कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिबंध कहलाता है। अगर भाई मान लो कि मैं कह दूं कि भाई मेरे को राम का मर्डर करना है, तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर प्रतिबंध है, भाई ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरी स्वतंत्रता है कि मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं भाई मैं अब उसके जीवन जीने का जो स्वतंत्रता है, अगर उसको मैं मार दूंगा तो उसके जीवन जीने की स्वतंत्रता का मैं क्या करूँगा, हनन कर लूँगा। तो कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिबंध आपको क्या करना है, कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, है ना, उस तरीके से क्या होता है आपके स्वतंत्रता के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब देखिए ऐसे प्रतिबंध जो जरूरी हो, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, बिना प्रतिबंधों की स्थिति अराजकता की स्थिति हो जाएगी, मतलब अराजकता छा जाएगा। अगर किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो भाई वो अपने ज़िंदगी में कुछ भी कर लेगा, अपने हिसाब से जो मर्जी कर सकता है। तो इसे क्या है, एक तरीके से अशांति का वातावरण कायम हो जाएगा, अराजकता का जो वातावरण है वो कायम हो जाएगा, ठीक है। अब सभी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब जितने भी हर चीज़ में आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो ये स्वतंत्रता के लिए आवश्यक थोड़ी नहीं है भाई। कुछ सीमित मात्रा में प्रतिबंध लगने चाहिए, ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। जो प्रतिबंध जोर जबरदस्ती यानी कि बलपूर्वक लगाए जाते हैं, जिसमें शासक वर्ग के हितों की पूर्ति हो, वे प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है। जैसे कि तानाशाही शासन व्यवस्था में आप देखते हैं, तानाशाही शासन व्यवस्था में बहुत सारे प्रतिबंध लोगों के ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने नॉर्थ कोरिया का उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा, किंग जॉन, उनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो वहाँ पे बिना मतलब के प्रतिबंध लगा दिए, भाई आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, आप मीडिया में कुछ मतलब सरकार के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, आप अपने मन पसंदीदा कपड़े नहीं पहन सकते, आप अपने मन पसंदीदा स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे प्रतिबंध क्या है, ये स्वतंत्रता के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो गलत है। लेकिन कुछ हद तक जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो सही होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, आप इसको एक बार रीड कर ले। और इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इसके पीडीएफ को भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति के कार्य को कितने भागों में बांटा है। तो जॉन स्टुअर्ट जो मिल थे उन्होंने व्यक्ति के कार्य को 2 भागों में बांटा था। सबसे पहला है स्वसंबंध और दूसरा परसंबंध। अब होता है क्या स्वसंबंध और परसंबंध में अंतर क्या, देखिए इसमें किए जाने वाले कार्यों का जो प्रभाव है ना केवल कर्ता पर पड़ता है, यानी कि जो व्यक्ति काम को कर रहा है ना सिर्फ उसी पे इसका फर्क पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला कि भाई कोई व्यक्ति अकेले में सिगरेट पीता है तो उसका प्रभाव सिर्फ उसी व्यक्ति को पड़ेगा ना, तो ये स्वसंबंध कार्य में आ जाएगा। अब इन कार्यों पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य या किसी बाहरी सत्ता को नहीं है कि भाई अगर मान लो कोई व्यक्ति सिगरेट अपने घर के अंदर पीता है तो उसको मना नहीं कर सकता, भाई कोई जाके मना नहीं कर सकता है, राज्य या जो राज्य की सरकार है या कानून इसको एक तरीके से पाबंदी नहीं लगा सकती है, ठीक है। ये स्वसंबंध कार्य में आ गया। अब परसंबंध कार्य क्या है, तो भाई देखो परसंबंध कार्य ऐसे कार्य होते हैं जो करता है ना, जो करता कोई काम जो व्यक्ति कर रहा है उसके अलावा भी उसका जो फर्क है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि अगर सिगरेट अगर कोई पब्लिक प्लेस पे पिया जाता है तो उसका जो नुकसान है, दुष्परिणाम है, वो दूसरे लोगों को भी एक तरीके से उसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये परसंबंध कार्य में आ जाता है। अब इस कार्य पर क्या है, क्योंकि इस कार्य का प्रभाव जो है दूसरे व्यक्ति पे भी पड़ता है, इस कारण सरकार क्या करती है, इन कार्यों पर प्रतिबंध भी लगा सकती है, ठीक है। तो ये जॉर्ज स्टुअर्ट मिल ने जो व्यक्ति के कार्यों का विभाजन किया था उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, उदारवाद। उदारवाद होता क्या है, तो उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। भाई पहली चीज़ आप क्या समझे कि उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं कि भाई व्यक्ति को अपने मन पसंदीदा जो भी चीज़ है वो करना चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता की पूरी तरीके से उदारवाद बात करते हैं। मुक्त बाजार की बात करते हैं कि भाई देश का जो बाजार है ना उस पर मतलब जो बाजार है उस पर कहीं ना कहीं सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए
और बाजार में एक तरीके से राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। खुलेपन की नीति को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं कि भाई बाजार बिल्कुल खुला हो और वहाँ पे मतलब जो चीज़ें का लेन देन है आसानी से हो, सरकार उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करे। यही क्या है, उदारवाद है। ठीक है, उदारवाद यानी कि नई विचारधारा है, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा महत्व उदारवादी विचारधारक जो है वो देते हैं। ठीक है, तो ये 10-11 क्वेश्चन लगभग थे जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में समझा दिया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसको एक बार आप PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पे जाके आप सभी जितने भी मतलब क्वेश्चन है आप उसको वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।